हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस नए सीरीज के नए वीडियो में, जहाँ पे हम लोग क्लास 9th और 10th की बायो को डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली बायोलॉजी को। जहाँ पे हमने 9th की बायोलॉजी को डिस्कस कर लिया और 10th की बायोलॉजी का एक चैप्टर हो चुका है। ये हमारा दूसरा चैप्टर है बायो का, और ओवरऑल देखें तो ये 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 7th है, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि नाम से ही समझ में आ रहा है किसी हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर कंट्रोल और उसको कोऑर्डिनेट करने की ऐसी मशीनरी जिसपे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसी पे मतलब हमारा ये चैप्टर है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज्ड टू प्रोवाइड दीज कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। यानी ये सारी चीज को कंट्रोल करने के लिए and उसके साथ हमारे बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो प्रोवाइड कराते हैं ये मैकेनिज्म, जिसके बेसिस पे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम एनिमल्स के नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक यहाँ ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं दिया हुआ था इस चैप्टर में। अब यहाँ से हम यहाँ पे हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ पे एनिमल्स और उनके नर्वस सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। तो पीछे हमने अपने 9th के चैप्टर में, जब हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों को देखा था, और दोनों के रोल को देखा था, किस तरीके से हमारे बॉडी में वो मूवमेंट को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से ये चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, तो इस चीजों के बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। हम कोई चीज गर्म चीज को टच करते हैं तो वो हमारे लिए अर्जेंट भी और डेंजरस भी है। ठीक है, तो हमें उसको जल्दी से डिटेक्ट करने की जरूरत होती है, और उसके अगेंस्ट हम उसके उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करें, ये हमारे लिए जरूरी होता है। तो हम इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। हमें ये पता कैसे चलता है कि हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, आर डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। ठीक है, कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं नर्व सेल्स के, वहां से डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये रिसेप्टर्स हमारे बॉडी के अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में क्या होते हैं, लोकेटेड होते होते हैं। जैसे इनर हमारा ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हमारे मेनली सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है कि 5 ये सेंस ऑर्गन, जहाँ पे आईज, हमारे ईयर्स, नोज, और जो हमारा टेस्ट यानी टंग होता है, और बॉडी जिसके थ्रू हम टच करते हैं, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो बताया जा रहा है कि ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स का काम क्या होता है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स का मतलब होता है टेस्ट के थ्रू जो हम किसी चीज को सेंस करते हैं, कोई चीज तीखी है या फिर मीठी है, तो ये हमें कैसे पता चलता है, टेस्ट के थ्रू। तो वो जो रिसेप्टर्स हमारे टंग में होते हैं प्रेजेंट, उनको हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। फर्दर हमारे लिए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, तो हमने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था। ओल्फैक्टरी जो स्मेल के थ्रू इंडिकेट करते थे एसिड बेसिस वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की बात हो रही है। तो ओल्फैक्टरी का मतलब सेम है, स्मेल डिटेक्ट करने वाली चीजों को हम ओल्फैक्टरी यहाँ पे कहते हैं। तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, कुछ भी जो हमारे माइंड को सेंस करके फिर हम प्रोसेस करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे एक्वायर होती है, तो डेंड्रेटिक टिप जो होता है हमारे नर्व सेल का, उसके एंड पे। हमने नर्व सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया था पिछले क्लास में, जो चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेंड्रॉइड्स होते हैं हमारे, ये सारे इसके टिप पे ये सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक्वायर किया जाता है। ठीक है, एंड देन फर्दर देखे यहाँ पे, तो कह रहा है कि सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन एक्वायर किया जाता है एंड केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ये हमारे बॉडी के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, आगे क्या होता है फिर इसमें ये चीज बताया जा रहा है, तो दिस इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्रॉइड टू सेल बॉडी। ये डेंड्रॉइड से इस सेल के बॉडी में ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ क्या, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये ध्यान रखना है, एंड अलोंग द एक्शन टू इट्स एंड। और यहाँ से सेल बॉडी में जाके ये एक्शन के थ्रू क्या होता है, यहाँ इसके एंड तक पहुंच जाता है। ठीक है, जिस एंड तक ये क्या होता है, ये मैसेजेस यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट द एंड ऑफ द एक्शन। ये जो एक्शन का एंड है, यहाँ पे ये जो एक्शन है, ये पाइप सा दिख रहा है, जो ये 4 पार्ट में यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको हम एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्शन के एंड पे क्या होता है कि ये इम्पल्स जो है रिलीज हो जाता है एज ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये केमिकल क्रॉस करते हैं ये जो गैप होता है, जिसको हम सिनेप्स कहते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है कि सिनेप्स किसको कहते हैं, तो नर्व एंडिंग के पास जो दो, यहाँ से फिर एक अलग नर्व सेल यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे जुड़ा होगा, इन दोनों का जो गैप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सिनेप्स कहते हैं। ये आपका पीवाईक्यू है। ठीक है,
और यहाँ से फिर एक सिमिलर चीज शुरू होती है और ये फिर आगे ट्रांसफर होती जाती है और इस तरीके से सेल टू सेल इंफॉर्मेशन हमारा ट्रैवल होकर हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। तो नर्व सेल को न्यूरॉन कहते हैं, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे उसी स्ट्रक्चर के बारे में हम देखा कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो फर्दर अब हम देखते हैं कि सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल, जैसे मसल सेल्स और ग्लैंड, इनके थ्रू भी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells और neurons। इसलिए कहा जाता है कि नर्वस टिश्यू जो मिल किससे बना होता है, नर्व सेल से मिलकर बना होता है, जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना होगा। तो कैसे सेल से, नर्व सेल से, जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये स्पेशलाइज किस चीज के लिए होता है, कनेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के हेल्प से वन पार्ट ऑफ द बॉडी से अनदर में ये लेकर जाता है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया डिटेल में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, तुरंत रिएक्ट करना। तो ऐसा रिएक्शन जो बहुत माइन्यूट सेकंड्स में हो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो ये कैसे हमारे बॉडी में परफॉर्म होता है इसके बारे में बताया। तो कहा जा रहा है कि लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि फ्लेम को अगर हम आग को टच करते तो हमारे लिए अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन है दोनों, ठीक है, एनिमल के लिए। तो हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस, हम इसके खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वन सिमिलरली सिंपल वे इज टू थिंक कॉन्शियसली। सबसे इजी पार्ट क्या है कि हम उसको छुएंगे तो हमारे हाथों में दर्द होगा, पेन होगा, जल जाएगा हाथ, इसके बारे में सोचे और जैसे और उसका वो काम करे, ठीक है, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड। तो हम पहले दिमाग में सोचे कि हाँ वहां हाथ मेरा गया हुआ, हाथ जल रहा है, जलेगा तो दर्द होगा, प्रॉब्लम होगी। तो वो सोचे, डिसाइड करे और अपने हाथ को पीछे खींचे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि इस थिंकिंग प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, हम कितना जल्दी सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है, तो ठीक है। तो इफ नर्व इम्पल्स आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, देन थिंकिंग इज आल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस, ठीक है। तो थिंकिंग में भी ये इम्पल्सेस क्रिएट होंगे। यानी यहाँ पे ओवरऑल बताया जा रहा है कि अगर थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीजें होने लगी ना, तो ये टाइम लगेगा और तब तक हमारे बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी होगी, हम हॉट बॉडी टच कर चुके होंगे और इनफ टाइम रहता है उतना में हमारी बॉडी जल चुकी होगी। ये चीज यहाँ बताया जा रहा है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो हाउ डज द बॉडी ऑफ डिजाइन ऑफ द बॉडी, ये हमारे ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करता है, ये कहा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी गाइस क्योंकि थोड़ा मुझे जुकाम है, तो मेरे साथ वॉइस की प्रॉब्लम है, तो आप लोग काइंडली बियर करना। और थोड़ा पीछे नॉइज भी आ रहा है तो थोड़ा सा बियर कर लेना बस, ठीक है। फर्दर यह कहा जा रहा है कि रादर देन हैविंग टू थिंक ऑफ सेंसेशन ऑफ साइट, इफ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट वुड वेयर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स इन अ सिंपलर वे, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट। मतलब यहाँ सिंपली मैं इतना बता देता हूँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस चीज के बजाय जो सिस्टम अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि हम पहले सोचे, पॉसिबिलिटीज सोचे, देन रिएक्ट करो, उसके जगह पे डायरेक्ट ऐसा कोई सिस्टम हो जो जो उससे कनेक्टेड हो हमारे मस्कुलर टिश्यू से, कि तुरंत में अगर मेरा हाथ टच हो तो तुरंत वो खुद ही रिएक्ट करे और हाथ हमारा वहां से मूव हो जाए। तो ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी में होता है इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। तो नर्व जो बताया जा रहा है हमारे ऑल ओवर द बॉडी से एक बंडल में मिलता है, हमारे कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में सारे नर्व जाके पूरे बॉडी से मिले होते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क्स फॉर्म होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, जहां से इंफॉर्मेशन क्या होता है, इनपुट जाता है हमारे बॉडी के ब्रेन तक, ठीक है। फर्दर कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्वड इन एनिमल्स। रिफ्लेक्स आर्क जो है एनिमल्स में इवॉल्व हो गया क्योंकि उनका थिंकिंग पार्ट जो ब्रेन का है वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा रिफ्लेक्स तुरंत काम नहीं करता है थिंकिंग के बेसिस पे। इसलिए हमें क्या किसकी जरूरत है, रिफ्लेक्स आर्क की जरूरत है, कि हमें सोचे बिना ही तुरंत हमें रिएक्ट कर ले हम। तो in fact many animals have very little or none of the complex neuron networks needed for thinking। तो बताया जा रहा है कि बहुत सारे एनिमल्स के पास ऐसा न्यूरॉन नर्व सेल्स का नेटवर्क नहीं होता थिंकिंग के लिए, वो रिफ्लेक्ट आर्क के बेसिस पे सारे एफिशिएंट फंक्शनिंग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ट्रू थॉट प्रोसेस के बिना ही। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स आर्क वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये भी आपका पीवाई के पिछले सीडीएस में आया हुआ है, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा के बारे में। तो सबसे पहले हम टच करते हैं तो यहाँ रिसेप्टर होते हैं हमारे स्किन में जो यहाँ से सेंस करते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये कहा जाता है हमारे यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज निकलता है जिसको हम रिले न्यूरॉन कहते हैं। तो रिले न्यूरॉन में ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड में ही हमारा रिले न्यूरॉन होता है, और वहां से मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन हमारा चला। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले रिसेप्टर के पास इन्फॉर्मेशन होगा, फिर वहां से सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा, फिर वहां से ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ये रिले न्यूरॉन
एंड देन यहाँ से इंफॉर्मेशन फर्दर जाएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ, हमारे इफेक्टर में, जहाँ पे ये क्या होगा, इफेक्ट देगा इस चीज को और हमारा हाथ मूव होगा। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, बहुत तेजी। यहाँ पे हमारा थिंकिंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पे ये रिफ्लेक्स आर्क रिवॉल्व होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो ये हमारा मेन थिंकिंग पार्ट होता है, जहां से हम सोचते हैं, इसको हम ह्यूमन ब्रेन कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा है नर्व से मिलकर बना है, जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि थिंकिंग में ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म लगता है कंपेयर टू रिफ्लेक्स एक्शन और न्यूरल कनेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी जो होता है कंसंट्रेटेड होता है ब्रेन में, ये सारा चीज जो हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारे बॉडी का। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको मिलकर कहते हैं हम यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वही मिलके क्या बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा बनाता है, जहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी जो है वहां पे पहुंचती है। सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर रहता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो किससे मिलकर बना है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया, ठीक है। तो राइटिंग हो गया, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जांपल्स किस चीज का, वॉलंटरी एक्शंस। तो वॉलंटरी एक्शंस के बारे में हमने अपने लास्ट क्लास में डिटेल में यहाँ पे पढ़ा था कि वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने इन सब चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ा है वॉलंटरी एक्शंस के बारे में, ठीक। तो ये चीज जो चीज हमारे कंट्रोल में होती है वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जो नहीं होती वो वॉलंटरी एक्शंस नहीं होती। ये सारी चीजें हमने क्या किया है, पढ़ा हुआ है अपने पिछले वाले क्लासेस में। तो ये सब आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है आप पीछे 9th के लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं। तो वॉलंटरी एक्शंस क्या है हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। अब है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी किसके थ्रू होता है, तो बॉडी से हमारे ब्रेन में किसके थ्रू आता है इन्फॉर्मेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। पर जो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में कौन स्टैब्लिश करता है कनेक्शन, तो वो हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो किससे मिलकर बना है, क्रेनियल नर्व से, जो ब्रेन में होते हैं, एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से क्या होते हैं, अराइज कर रहे हैं। तो ब्रेन दस अलाउ अस टू थिंक एंड टेक पार्ट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से ब्रेन में हम लोग, ब्रेन की हेल्प से हम थिंकिंग पार्ट और सारी जो हमारा थिंकिंग पार्ट है, एक्शन वाले पार्ट को क्या करते हैं, वर्क करते हैं इस पे। फर्दर हमारा फोर ब्रेन। अब यहाँ ब्रेन के कुछ पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो फ्रंट वाला ब्रेन है उसको फोर ब्रेन कहते हैं, जो बीच वाला पार्ट है उसको मिड ब्रेन कहते हैं, एंड जो लास्ट हमारा एंड वाला पार्ट है उसको हिंड ब्रेन कहते हैं, जो बैक बैक साइड पे हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड, ठीक है। तो अब हम फोर ब्रेन के बारे में देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। तो इट हैज रीजन्स व्हिच रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। तो एक रीजन है यहाँ फोर ब्रेन में क्या होता है, वेरियस इंपल्सेस, अलग अलग रिसेप्टर क्या होता है हमने देखा था। जैसे यह यहाँ हमारा टच हो रहा है, तो ये हमारी बॉडी का जो सेंस ऑर्गन्स है उसको हम रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि वहां से वो सेंसेस गेन करते हैं। तो ये यहाँ से सारा चीज क्या होता है, रिसेप्टर से सब कुछ हमारे ब्रेन में कहाँ से जाता है, फोर ब्रेन में ही जाता है, ठीक है। सेपरेट एरिया से फोर ब्रेन के जो स्पेशलाइज्ड है किस किस चीज के लिए, हियरिंग के लिए, स्मेल साइड है, अलग अलग सेंस ऑर्गन को सेंस करने के लिए अलग अलग एरियाज है हमारे किसमें, फोर ब्रेन में। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। फर्दर जो भी कुछ हम डिसीजन लेते हैं ये सारा हम फोर ब्रेन के बेसिस पे ही करते हैं, यानी सारे वॉलेंट्री एक्शंस हम किसके बेसिस पे करते हैं, फोर ब्रेन के बेसिस पे करते हैं। हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ, हमें कैसे पता चलता है कि हमने भरपेट खा लिया, पेट भर चुका है। तो सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल कहाँ से आता है, बिकॉज ये हमारा क्या है, फोर ब्रेन के से हेल्प से आता है, जहाँ पे सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर वो क्या है, सेपरेट पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का, जहाँ पे ये सारी चीजें हमें पता चलती है कि कैसे हमने खाना खा लिया, क्या नहीं खाया, ये सारी चीजें। फर्दर ये सारी चीज, हाँ, सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। तो जो भी सेंसेशंस हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें कहाँ से, हमारे फोर ब्रेन से आते हैं, ठीक है। फर्दर उसके बाद हम आते हैं कि हमारे जब हम खाना देखते हैं तो हमारे मुंह से पानी आता है और माउथ वाटर्स। हमारा हार्ट जो है बीट कर रहा है बिना हमारे थिंकिंग के, आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आप हार्ट बीट करोगे, वो खुद बीट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको हम क्या कहते हैं, सिंपल शॉर्ट में इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं, हमारे मिड ब्रेन से और हिंड ब्रेन से। तो ऑल दिस इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, इंक्लूडिंग जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हमारा स्लाइवेशन हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये सारा चीज हिंड ब्रेन में एक पार्ट होता है हमारा मेड्यूला, जो क्या करता है, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है ब्रेन का। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो मेड्यूला है हमारा, ये आप देख सकते हो, ये मेड्यूला किसका पार्ट है, ये हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। जो कहाँ पे लाई कर रहा है, ये जो रीजन है ये हमारा, ये मेड्यूला है,
ये क्या कर रहा है, यही इन सब चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, सलाइवेशन जो हमारे मुंह में सलाइवा आते हैं वो, जब हम वोमिटिंग करते हैं, ये सारी चीजें कहाँ से कंट्रोल हो रही है, हमारे हिंड ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। ठीक है। फर्दर थिंक अबाउट एक्टिविटी, जैसे हम वॉक कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, बाइसिकल चला रहे हैं, जो बैलेंस बनाने वाली चीज है, हमने पेंसिल पकड़ा और वहां पे कुछ लिख रहे हैं, तो ये सब चीज किसकी हेल्प से है, तो हमारे हिंड ब्रेन में ही एक सेरेबेलम पार्ट है जो हमारा क्या करता है, पोस्चर सुधारता है हमारे बॉडी के। ये जो सेरेबेलम है, मेडुला तो हमने देख लिया इसका क्या काम है, कि वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर, इन सबको मैनेज करता है। सेरेबेलम हमारे बॉडी में पोस्चर्स मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है। तो ये काम है हमारे बॉडी में सेरेबेलम का, हमने ये चीज देख लिया। सॉरी गाइस। ठीक है। फर्दर हमने देखा कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रिसीजन के लिए, वॉलेंट्री एक्शंस के लिए, कि हमें कितना प्रिसाइजली कौन सा एक्शन करना है, किस तरीके से खड़ा रहना है, कैसे वॉक करना है, इन सब किस चीज पे डिपेंड करता है, सेरेबेलम पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। और ये हमारे बॉडी का पोस्चर और बैलेंस बना के रखता है। तो ये हमने देख लिया, इसको सेरेबेलम में ये सारा काम होता है। जैसे अगर कोई ड्रिंक कर लेता है, ठीक है, तो आप देखते होगे कि ड्रिंकिंग के बाद सीधा लोग वॉक नहीं कर पाते, प्रॉपर्ली सीधे तरीके से बोल नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा सेरेबेलम है ना, वो फंक्शन करना बंद कर देता है। क्योंकि अब इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। ठीक है। अगर हम ड्रिंक करते हैं, तो ये ड्रिंक अगर यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अगर ये सारी चीजें हमारे ब्रेन में चली गई, ठीक है, जो अल्कोहल है अगर अगर हमारे ब्रेन में चला गया, तो ये डेंजरस हो सकता है और पॉइजनस हो सकता है हमारे ब्रेन के लिए। तो सेरेबेलम क्या करता है कि जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो हमारे माइंड को, ब्रेन को एक मैसेज आता है कि हमारे बॉडी में अल्कोहल का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। तो वो क्या करता है, सेरेबेलम खुद को माइंड से अलग कर लेता है, यहाँ से खुद को डिटैच कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फंक्शन करना बंद कर देता है और यहाँ कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है, जिससे अल्कोहल क्या होता है, हमारे ब्रेन में नहीं पहुंच पाएगा। इस तरीके से हमारा जो प्रिसीजन वाला पार्ट है वो नशे में काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम सीधे चल नहीं पाते, सोच नहीं पाते, बोल नहीं पाते, ये सब रीजन होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा। ठीक है। हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड, हमने देखा कि ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी हमने देखा। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, एक डेलिकेट ऑर्गन है हमारा ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो ये वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जिसको जो केयरफुली इसको जरूरत है प्रोटेक्ट करने की। तो द बॉडी इज डिजाइन सो दैट ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स, ब्रेन जो है बॉक्स के अंदर होता है, जिसके ऊपर बोन्स होते हैं। ये देख सकते हो कि ब्रेन अंदर, उसके ऊपर एक ये क्रेनियम जो ये देख रहे हो आप, स्कल जो बॉक्स है, जो जो हमारा बोन है ब्रेन के ऊपर कवरिंग करने के लिए, इसको हम ये क्रेनियम कहते हैं इसको, जिसको हम ओवरऑल स्कल भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम अपने ब्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फर्दर यहाँ पे है कि हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, नर्वस टिश्यू एक्शंस कैसे कॉज करते हैं, इसके बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म, मसल टिश्यूज विल डू द जॉब। कहा जा रहा है कि हाउ डू एनिमल्स मसल्स मूव, एनिमल के मसल्स मूव कैसे करते हैं, ये बताया जा रहा है कि जो नर्व नर्व इम्पल्स है वो मसल्स तक कैसे रीच करते हैं, मसल्स फाइबर कैसे मूव करते हैं, मसल के सेल्स कैसे मूव करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट एट द सेल्यूलर लेवल इज दैट मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप। यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे मसल्स कैसे मूव करते हैं। तो जो मसल सेल्स होते हैं ना, तो अपने शेप्स को चेंज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसके साथ इजिली क्या होता है, हमारा मसल्स मूव कर पाता है। ठीक है। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन, हमने पढ़ा था कि कौन सा प्रोटीन होता है मसल सेल्स में, तो हमें याद होगा कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, सीपी, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था जो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं हमारे बॉडी में मूवमेंट को। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि स्पेशल प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, शेप भी चेंज करता है और अरेंजमेंट भी चेंज करता है रिस्पॉन्स में, किसके, नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के। ठीक है। व्हेन दिस हैपेंस, न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन्स गिव द मसल्स ए शॉर्टर फॉर्म, जब ये होता है तो एक अरेंजमेंट, नया अरेंजमेंट क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, मसल्स का सेल्स जो है साइज जो है चेंज हो जाता है और मसल में मूवमेंट हो जाती है। ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स होते हैं, जैसे वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री हमने देखा था, सिलेंड्रिकल, ब्रांच, यूनिन्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, अनब्रांच्ड, ये सब चीजें हमने देखा था, ये सब चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है। अब प्लांट्स में कैसे होता है, तो बताया जा रहा है कि प्लांट में से छुई मुई के पौधे होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। तो उनको हम टच करते हैं तो वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे टच मी नॉट, यहाँ बताया जा रहा है, प्लांट जो होते हैं माइमोसा फैमिली के, वो क्या होते हैं, फोल्ड होने लगते हैं, ड्रूप होने लगते हैं जब उनको छूते हैं। तो उनमें होता क्या है सॉरी। तो बताया जा रहा है कि द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स मूव वेरी क्विकली रिस्पॉन्स टू टच, टच के रिस्पॉन्स में बहुत जल्दी मूव करते हैं।
तो बताया जा रहा है कि उनमें कोई ऐसा ग्रोथ नहीं होता, उनमें डायरेक्शनल मूवमेंट जो होता है वही क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो इसको अगर प्रिवेंट कर दिया जाए तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो प्लांट क्या करते हैं, दो तरह के मूवमेंट शो करते हैं, पहला जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट जो होता है ग्रोथ से। तो बताया जा रहा है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली कैसे करते हैं, तो बताया जा रहा है कि उनमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, अपने लीफ को कैसे मूव करते हैं टच के रिस्पॉन्स में। तो बताया जा रहा है कि वहां पे कोई नर्वस टिश्यू नहीं है या फिर कोई मस्कुलर टिश्यू नहीं होता प्लांट में। तो क्या रीजन है कि उनमें मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट हैपेंस एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। यहाँ बताया जा रहा है कि मूवमेंट जो है ना, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ टच करेंगे तो ही मूवमेंट होगी, पूरा ही बंद होने लगता है पत्ता। तो ये ऐसा है कि मतलब जहां हम टच कर रहे हैं उससे डिफरेंट एरिया में भी जाके मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन दैट ए टच हैज ऑकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक बात है, वहां कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो प्लांट भी क्या करते हैं ऑल्सो, यह याद रखना कि प्लांट्स भी क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स यूज करते हैं इस इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल कन्वे करने के लिए। बट अनलाइक इन एनिमल्स, यहाँ पे आ गया डिफरेंस, आपके एग्जाम में यहाँ पे कर देगा लाइक इन एनिमल्स, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखना कि एनिमल्स सब कुछ तो अलग होने वाला है। तो वहाँ एनिमल्स की तरह यहाँ पे इनके पास कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होता इन इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ एनिमल्स में होता है स्पेशलाइज टिश्यू। तो इंस्टीड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, जैसे एनिमल्स में होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, इनके पास नहीं होता। तो इनके पास क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, शेप चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। वाटर को रिलीज करके या गेन करके क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं अपने शेप को, या फिर मूवमेंट क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, जैसे स्वेलिंग और श्रिंकिंग की हेल्प से, जिससे उनका शेप चेंज होता है। तो ह्यूमंस में हमें पता चल गया, एनिमल्स में क्या होता है, प्रोटीन की हेल्प से, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिससे मूवमेंट होता है। बट प्लांट्स में क्या होता है, वाटर के रिलीज और उनके एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे क्या होता है, ये सारा स्वेलिंग और सिंकिंग डिपेंड करता है। अब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से क्या मूवमेंट होता है ये देखते हैं। तो प्लांट जो है, जैसे पी प्लांट का एग्जांपल बताया जा रहा है कि वो क्लाइम करते हैं अदर प्लांट में फेंसेस के ऊपर। तो ये कैसे क्लाइम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टेंड्रिल्स है कैसे ग्रो कर रही है, कि जहां पे टच उनको प्रोवाइड हो रहा है वहीं पे ग्रोथ हो रही है। तो ये भी सेंसिटिव टू टच है। when they come in contact with any सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका अदर साइड जो है ग्रो करने लगता है। तो प्लांट स्लोली क्या कर रहे हैं, स्टिमुलस जो होता है उसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, ग्रो करते हैं। तो बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल इट अपीयर्स इफ, क्योंकि ये डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ होता है। प्लांट ऐसा रूट्स के अंदर बढ़ते हुए दिखते तो नहीं, हमें स्टेम से उनका बढ़ता दिखता है। तो ये एक डायरेक्शनल ग्रोथ हमें दिखता है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्लांट के ऐसे ग्रोथ होते हैं जो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सन के पाथ को फॉलो करते हैं, जैसे सनफ्लावर प्लांट्स को आपने देखा होगा। तो उसको हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, जो सन के या तो उससे दूर जाएंगे या उसके पास जाएंगे, तो ऐसे मूवमेंट्स को हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो प्लांट जो है बहुत अदर अदर स्टिमुलस के साथ ट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने फोटोट्रॉपिज्म देख लिया, यानी अगर सनलाइट के साथ ग्रोथ हो रहा है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। यानी स्टेम्स क्या करते हैं, स्टेम्स ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। बट रूट्स क्या होते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं सन के डायरेक्शन के अपोजिट में, तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। वहीं पे एक टर्म आता है जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। तो जो अर्थ के साइड ग्रो करेगा वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, जैसे कि रूट्स। और अर्थ के अपोजिट ग्रोथ होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, जैसे कि स्टेम। तो ये कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये सारे अलग अलग टाइप्स है। तो कीमोट्रोपिज्म का एक एग्जांपल पॉलन ट्यूब्स का ग्रो जो होता है ओव्यूल्स की तरफ, वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म है कीमोट्रोपिज्म, क्योंकि पॉलन ट्यूब्स क्या हमारे केमिकल्स है। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो है वो थोड़े स्लोअर होते हैं, ये पता है। इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शंस टू ग्रोथ। एनिमल बॉडीज में भी लिमिटेड एरियाज में ही ग्रोथ होते हैं। जैसे हमारे फिंगर्स, हेयर्स एक पर्टिकुलर तरीके से ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड तरीके से कोई भी कहीं से बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं ना। एक अदरक की तरह तो ग्रोथ नहीं होता, हमारे बॉडी में भी लिमिटेड एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर तरीके से ग्रोथ होता है। तो वो भी स्टिमुलस के ड्रिवन होता है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कहा जा रहा है कि सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स यूज अनदर मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, नेमली केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हम हमेशा जो मूवमेंट है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू नहीं होता। तो बहुत सारे एनिमल्स जो है अलग टाइप ऑफ एक कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। अब ये क्या है, तो यहाँ बॉडी में हमारे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं या हार्मोन्स कहते हैं। तो ये क्या है, केमिकल ग्रोथ इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, ठीक है। तो यही चीज बताया जाता है। तो प्लांट्स के अंदर 4 टाइप ऑफ मेन हार्मोन होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में ये बुक में एग्जांपल है। ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स,
साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड, और यहाँ पे एक मैंने मेंशन किया है यहाँ पे इथाइलिन। तो ऑक्सीन्स क्या करता है, तो जब प्लांट ग्रो करते हैं लाइट्स को डिटेक्ट करते तो करके, तो हार्मोन जो है कौन सा सिंथेसिस होता है, ऑक्सीन। तो ऑक्सीन का काम क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो शूट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, प्लांट्स के ग्रोथ को, लेंथ को इंक्रीज करता है, किसको डिटेक्ट करके, लाइट को डिटेक्ट करके, तो उसको हम ऑक्सीन्स कहते हैं, ठीक है। गिबरेलिंस क्या होता है, तो ये हमारा क्या करता है, स्टेम के ग्रोथ को ही फैसिलिटेट करता है, ये भी सेम तरीके से काम करता है, लाइक ये क्या करता है, एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन्स, क्या, गिबरेलिंस विच लाइक ऑक्सिन, ऑक्सिन की तरह ये भी क्या करता है, स्टेम के ग्रोथ को ही प्रमोट करता है। वही साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं, ठीक है, और ये नेचुरल होते हैं और प्रेजेंट होते हैं ज्यादातर कंसेंट्रेशन में, कहाँ पे, जहाँ पे सेल को जल्दी से डिवाइड होना है, जैसे रैपिड सेल डिवीजन होना है, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा कंसेंट्रेशन में, जैसे फ्रूट और सीड्स में। अब एग्जांपल है प्लांट हार्मोन्स के, जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बट एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को रोकता है, वैसा अगर नहीं होगा तो प्लांट में एक्सेसिव ग्रोथ होता चला जाएगा, तो आसमान पहुंच जाएंगे, तो ऐसा भी एक हार्मोन की जरूरत होती है जो क्या करे, प्लांट के ग्रोथ को रोके, तो वो क्या, एब्सिसिक एसिड होता है, वो क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को, क्या करता है, विल्टिंग ऑफ लिप्स को अफेक्ट करता है। वैसे ही एक इथाइलिन हार्मोन है, जो फ्रूट जो हमारे राइप होते हैं, पकते हैं, तो उसमें किसका हाथ होता है, ये इथाइलिन हार्मोन का। तो ये कुछ एक प्लांट हार्मोन थे जिसके बारे में हमने देखा। एनिमल्स में होता है जिसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ एक एग्जांपल दिया है कि एड्रेनलिन जैसे एक एग्जांपल है हार्मोन का, जो क्या करता है, डायरेक्टली कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है डायरेक्टली ब्लड में, और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये टारगेट करते हैं कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज को जहां पे एक्ट करना है, जैसे हार्ट हो गया हमारा, ठीक है। इसके रिलीज होने पे क्या होता है, हार्ट बीट फास्टर हो जाता है और ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई होता है हमारे मसल्स में, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, रिलीज होता है। तो ऐसे हार्मोन्स को हम क्या करते हैं, जो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाकर रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स को हम कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। उन हार्मोन्स के सिस्टम को हम कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, जो क्या करते हैं, एक सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में बनाते हैं, ठीक है। व्हाट फंक्शंस, अब यहाँ बताया जा रहा है कि हार्मोन्स का फंक्शंस क्या है, तो बहुत सारे अदर अदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। प्लांट विल ग्रो लीव्स इन मेनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी, ठीक है, ये सब एग्जांपल बताया जा रहा है कि कैसे चिल्ड्रन और ह्यूमंस में और प्लांट्स में ग्रोथ होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अब हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हार्मोन्स के। तो जहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप अपने बुक में ये ओपन कर लेना, यहाँ पे अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग कुछ हार्मोन्स होते हैं जहाँ पे, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है, बताया जा रहा है कि हम लोगों ने देखा होगा कि सॉल्ट के पैकेट्स पे लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट और एनरिच्ड विद आयोडीन। तो ये क्या जरूरत है हमारे बॉडी में आयोडीन की, तो आयोडीन किसके लिए जरूरी है, हमारे बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होता है जो थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है, आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हो, यहाँ मेल और ये फीमेल, ये दोनों में क्या है, थायराइड ग्लैंड है, जो क्या कर रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन्स को क्या करता है, सीक्रेट करता है। तो उसके फॉर्मेशन के लिए क्या है, आयोडीन की जरूरत है, ठीक है। अब ये क्या करता है, थायरोक्सिन रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को, जिससे हमारे बॉडी को एक बैलेंस प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो आयोडीन हमारे लिए किस चीज के लिए एसेंशियल है, सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन के लिए। इन केस आयोडीन इज डिफिशिएंट इन आवर डाइट, अगर आयोडीन नहीं होगा हमारे बॉडी में, तो गोइटर नाम की एक बीमारी हो जाती है, जहां पे हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल करने लगता है। यहाँ आपने बहुत लोगों के देखा होगा गले के यहाँ स्वेलिंग होती है, तो वही हमारा क्या है, एग्जाम्पल है किस चीज का, गोइटर का। तो हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में यहाँ पे देख लिया। फर्दर समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर, जो कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो या तो ड्वार्फ है या ज्यादा टॉल है, तो यानी हमारे बॉडी में कुछ ग्रोथ हार्मोन भी होगा जो क्या कर रहा है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो वो क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करते हैं। अब इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है, यहाँ मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, तो क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अगर ये सही से रिलीज हो गए तो सही ग्रोथ होता है, ज्यादा हो गया तो ज्यादा ग्रोथ, जैसे ग्रेट खली को आपने देख लिया, ठीक है। और जो कुछ ड्वार्फ लोग होते हैं, यानी जिनकी हाइट कुछ कम होती है, वो उनके अंदर ये कम रिलीज होता है, तो उनका हाइट का ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए चाइल्डहुड में, तो क्या होता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है, ठीक। उसके साथ साथ हम अब यह बताया जा रहा है कि आपने ड्रामेटिक चेंज देखे होंगे अपने अपीयरेंस में जब आप 10 से 12 साल की उम्र में पहुंचे होंगे, ठीक है। यानी आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए होंगे आपके एज के बढ़ने के साथ साथ। तो ये चेंजेस को हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं, जो किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन जब मेल्स में रिलीज होते हैं और एस्ट्रोजन जब फीमेल्स में, यानी ये हमारे बॉडी में मेच्योरिटी को क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पे हमारा एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ठीक है। डू यू नो एनी वन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु हैव बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। अब शुगर के बारे में बात की जा रही है, तो शुगर का क्या है कि एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा किसी की बॉडी में क्या होता है, शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है उससे। तो शुगर का लेवल किसकी वजह से इंक्रीज होता है, हमारे पैनक्रियाज जो हमने पीछे भी पढ़ा था, जो क्या करते हैं,
ट्रिप्सिन, लाइपेज ये सब सिक्रेट करते थे पैनक्रियाज, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करते थे। अब यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा है पैनक्रियाज। जैसे वो अल्फा, उनके उसके अंदर 3 सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। तो अल्फा सेल क्या करता है, ग्लूकागन सीक्रेट करता है, जो हमारे बॉडी में शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। अगर ये ज्यादा सीक्रेट हो गया तो वही डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारे बॉडी में बीटा सेल होता है जो इंसुलिन सीक्रेट करता है, जो शुगर लेवल को रिड्यूस करता है। तो जो लोग डायबिटीज से जूझ रहे होते हैं या फिर डायबिटीज जिनको होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी का जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, शुगर लेवल बॉडी का हमारा राइज हो जाएगा, अगर इसको सही से नहीं सिगरेट करें। और गामा जो होता है इन दोनों के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो हमने पैनक्रियाज के बारे में देखा। अब यहाँ हाइपोथैलेमस के बारे में देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस का लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ है। तो ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, ये और ये। तो हाइपोथैलेमस का काम हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलीज ऑफ मेनी हार्मोन्स। तो जब किसी भी बॉडी में किसी भी हार्मोन का जब रिलीज जब लो हो जाता है, तो वहां पर हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, जो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, उसके सेक्रेशन को देखता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को कौन देखता है, हाइपोथैलेमस देखता है। तो कुछ हार्मोन्स के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को हमने देखा, जैसे पैनक्रियाज के बारे में बता दिया कि ये दोनों है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड है। तो ये बता दिया कि इन सारे को मतलब हमारे बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो यहीं पे बुक में आपके टेबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक, कि यहाँ कैसे ये सब चीजें यहाँ पे हमारे बॉडी में फंक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंड, जो ग्रोथ स्टिमुलेट करता है सभी ऑर्गन्स में। सॉरी। फर्दर थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जो कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड। देन हमारा पैनक्रियाज आता है, जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, जो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करता है। और ग्लूकागन क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। ये आपको याद रखना है। वैसे ही टेस्टिस जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जो मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करता है। ओवेरिस एस्ट्रोजन रिलीज करता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करते हैं, और रेगुलेट करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन सिक्रेट करता है, जो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। और हाइपोथैलेमस थैलेमस रिलीजिंग हार्मोन है, जो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलीज को हमारे हार्मोन्स में। तो ये चीजें, ये सारे वर्क्स जो थे हमारे बॉडी में हार्मोन्स के थे, इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप एक बार खुद से रीडिंग देना एंड देन आप पीवाई को सॉल्व करके समझ सकते हो, ठीक है। तो हम जल्दी अपने सामने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे, जो हमारा 8th चैप्टर होगा। टिल देन जय हिंद।